वेबिनार में मैं आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा स्वागत करता हूं। तमाम जो लाइव देख रहे हैं दोस्तों यूट्यूब पर, महासेवा के तमाम फ्रेंड्स और जो ऑडियंस है वो, और तमाम हमारे जो वेबएक्स पर जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे प्यारे प्यारे ऑडियंस है, वेल विशर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों साथ ही इस लाइन के साथ मैं स्वागत करूंगा तमाम हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तमाम हमारे जो स्पीकर्स हैं आज के कीनोट स्पीकर, उनके लिए लाइन है कि ना कोई राह आसान चाहिए, ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से, अपनों के चेहरे पे, आप सबके चेहरों पे, अपनों के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान चाहिए। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, आपका दोस्त और होस्ट सुनील शर्मा। आज का हमारा विषय है जो न्यू रूल्स आए हैं इलेक्शन में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पे, उस विषय को बड़ी डिटेल में समझाएंगे आज के हमारे जानकार एक्सपर्ट, आज के जो कीनोट स्पीकर हैं सीए रमेश प्रभु जी, जो हाउसिंग गुरु के नाम से जाने जाने वाले और महासेवा के चेयरमैन है। तो मैं उनका स्वागत करता हूं, और साथ ही हमारे जो मॉडरेटर हैं राजीव सक्सेना जी, उनका भी स्वागत करता हूं। तो हमारा आज का विषय है, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, न्यू रूल्स इलेक्शन फॉर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इस विषय के जानकार हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, जो जो हाउसिंग गुरु के नाम से जाने जाते हैं, सीए रमेश प्रभु जी। रमेश प्रभु जी को उनके मतलब उनके नाम और हाउसिंग सोसाइटी उनके से जाना जाता है। उनका मैं स्वागत करता हूं इस लाइन के साथ में दोस्तों, क्योंकि वो जो नॉलेज, ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, ये महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन और एमएनएस न्यूज सर्विस के साथ तत्वाधान में चल रहा है, और आप लोग इसका खूब फायदा उठा रहे हैं, ऐसा हमें फीडबैक से लगता है। तो मैं ये उनके लिए लाइन पढ़ रहा हूं, और फिर आगे इस कॉन्फ्रेंस को शुरुआत करूंगा कि उनका जो किरदार है, इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात, इत्र सेंट, इत्र से कपड़ों का महकाना कोई बड़ी बात नहीं, मजा तो तब आए, मजा तो तब है जब आपके किरदार में खुशबू आए, मजा तो तब आए जब आपके किरदार में खुशबू आए। और मिस्टर प्रभु, रमेश प्रभु जी ऐसे शख्स हैं कि उनके किरदार में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या स्टेक होल्डर का तमाम जो इश्यूज है, उनके लिए लड़ना, उनके लिए फाइट करना, सरकार से हो या बिल्डर से हो, किसी भी, तो एक एक अच्छा काम कर रहे हैं। और इस नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म में आपको निश्चित ही फायदा होगा, आप तमाम सवाल भी लेंगे। अब मैं आगे की बागडोर के लिए हमारे जो मॉडरेटर आज के राजीव सक्सेना जी, राजीव सक्सेना जी के बारे में बता दूं, ये महासेवा जो टास्क फोर्स बनी है कोविड-19 में, उसके चेयरमैन है, साथ ही माई सोसाइटी क्लब के फाउंडर डायरेक्टर हैं। तो उनको इन्वाइट करता हूँ। राजीव जी प्लीज वेलकम, स्वागत है आपका। नमस्कार शर्मा जी एंड थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका और हमारे गुरु श्री रमेश प्रभु जी का, जिनके अथक प्रयासों की वजह से हम यहाँ पर हैं। और ये उनका एक प्रयास है, उनका एक ये इनिशिएटिव है, जिसके द्वारा हम आज सब लोगों को जोड़ के चल रहे हैं पूरे लॉकडाउन में। और जैसे लॉकडाउन अनलॉक हुआ, हमने ये हमारा प्रयास बंद नहीं किया। ये हमारा हमने जो आफ्टरनून में करते थे वो शाम को करना शुरू किया, जिससे कि हम मेंबर लोगों को अपने साथ में जोड़ के रखे और उनको नई नई चीज़ों के बारे में, नई इन्फॉर्मेशन के बारे में जो सोसाइटी से रिलेटेड है उसमें अवगत कराए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास जो सीए रमेश प्रभु सर ने किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जैसे मैंने बोला कि रमेश प्रभु सर को किसी तरह का इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ही इज़ नोन इन द इंडस्ट्री, ही इज़ नोन इन द एंटायर डोमेन ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और सर के काफ़ी प्रयासों की वजह से हमारे पास जो सोसाइटी में हमारे इश्यूज होते हैं, जो चीज़ें प्रॉब्लम हो रही हैं, उनको रिप्रेजेंट किया है गवर्नमेंट में, उनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से काफ़ी उस चीज़ों में करेक्शन मिला है। जैसे कि अभी हमारा कोविड के टाइम में बहुत लोगों का कंसर्न था कि जो इलेक्शन हमारा जो ऑडिट होने वाला है, या हमको जो 30 सितंबर तक हमको हमारा एजीएम कंडक्ट करना है, उसमें कुछ एक्सटेंशन मिला है कि नहीं मिला है। तो आई थिंक ये एक प्रयास था महासेवा का, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया वेरियस अथॉरिटी को, रिप्रेजेंटेशन भेजे कि ये हमारी सोसाइटीज़ में लोगों के कंसर्न है, इश्यूज हैं, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ निर्णय आना चाहिए। और जिसकी वजह से इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हुआ हमारे महाराष्ट्र स्टेट असेंबली में, और उसके ऊपर ये निर्णय लिया गया कि जो हमारा डेट है उसको हम एक्सटेंड करते हैं टिल 31 मार्च 2021 को। तो ये ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो रमेश प्रभु सर उठाते हैं एप्रोप्रिएट फोरम पे, और उस पर कुछ ना कुछ हमको सोल्यूशन मिलता है। तो आज ऐसे ही एक विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कि
हाउसिंग सोसाइटी में जो नए इलेक्शन रूल्स आए हैं उसमें क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें तकलीफें थी, जो प्रॉब्लम थे, उसको कैसे सॉल्व किया है न्यू इलेक्शन रूल्स ने, और अभी आगे जो हमारा कंफ्यूजन है उसमें उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में हम सुनेंगे हमारे आज के स्पीकर श्री रमेश प्रभु जी सर से। तो आई इनवाइट सी रमेश प्रभु सर टू प्लीज टेक ओवर सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Rajiv Saxena and of course सुनील शर्मा जी। मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि नया इलेक्शन के बारे में किस तरह से अभी तक प्रयास किया गया है और आगे इसको किस तरह से हम लोग को कदम उठाना पड़ेगा। तो पहला चीज है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए नया चैप्टर बन गया। नाउ देयर इज चैप्टर नंबर 13B इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जिसमें हाउसिंग सोसाइटी के लिए अलग चैप्टर बनाया गया। इसका मतलब ये है कि जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलग अलग नियम पहला लगता था, अभी वो हाउसिंग सोसाइटी के लिए यदि करते हैं तो ही लागू होगा, अदरवाइज दोस विल नॉट बी एप्लीकेबल टू हाउसिंग सोसाइटी। अभी गवर्नमेंट ने इसको मान लो 9 मार्च 2019 से नया चैप्टर शुरू किया। उसके अंतर्गत ये भी बताया गया कि जो 250 तक का मेंबर का नीचे का सोसाइटी है या 250 और लेस देन 250 हाउसिंग सोसाइटी है, तो इलेक्शन है दैट विल बी डन बाय द हाउसिंग सोसाइटी देमसेल्व्स एज पर द रूल्स। अब ये रूल्स क्या है, रूल्स के अंदर क्या क्या सजेशन ऑब्जेक्शन आया है, ये जानकारी लेंगे। अभी आपको पता होगा लगभग 3 बार इलेक्शन को पोस्टपोन हो चुका है। पहली बार पोस्टपोन हुआ था बिकॉज ऑफ द फार्मर्स वेवर स्कीम। उसके बाद 17 जून 2020 तक सेकेंड टाइम इलेक्शन को पोस्टपोन किया था, और उसके बाद 17 जून 2019 को वापस नया 20 को नया नोटिफिकेशन निकाला कि 17 सितंबर 2020 तक ये पोस्टपोन किया जाएगा। इस तरह से इलेक्शन को अभी 3 बार पोस्टपोन हो चुका है, और चौथी बार पोस्टपोन हो चुका है, आप बोल सकते हैं, बाय वे ऑफ ऑर्डिनेंस ऑन 10 जुलाई 2020। वो ऑर्डिनेंस में क्या किया, किस तरह से उसको और संधि दिया है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग आज का तारीख में डिस्कस करते हैं अप टू 250 मेंबर्स या लेस देन 250 मेंबर्स का इलेक्शन का रूल जो पब्लिश हुआ है, वो इलेक्शन रूल्स क्या है, उसके अंदर हमने एज ए महासेवा क्या क्या सजेशन ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट को दिया है। उसी तरह से लगभग 165 सजेशन ऑब्जेक्शन अलग अलग कॉर्नर से आया, अलग अलग फेडरेशन से आया। उसका सारांश क्या है वो भी मैं बोलने का कोशिश करूंगा, बिकॉज आई एम ए पार्ट ऑफ कमिटी हु हैज फ्रेम्ड दिस रूल्स। तो इस तरह से महाराष्ट्र कोऑपरेटिव इलेक्शन टू कमिटी अमेंडमेंट रूल्स ड्राफ्ट रूल्स है, जो 24 अक्टूबर 2019 को एक पब्लिश हुआ है अंडर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, इसको पब्लिश किया है। इसमें चैप्टर पार्ट 10(1)(a) ऐसा अलग पार्ट बनाया है, जिसमें स्पेशल प्रोविजंस इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउसिंग सोसाइटी लेस देन और अप टू 250 मेंबर्स। अभी ये 250 मेंबर्स कब होना चाहिए, हो सकता है 250 मेंबर्स शुरुआत में होना चाहिए या आखिर में होना चाहिए। 250 मेंबर्स का एक पूर्ण नजर रहता है। फॉर एग्जांपल इन ए हाउसिंग सोसाइटी देयर कैन बी 300 फ्लैट्स। मान लो 300 फ्लैट्स है तो मेंबरशिप 225 हुआ है, तो इनको ये लागू होगा या जो 250 के ऊपर का जो इलेक्शन रूल है वो लागू होगा। नेचुरली 225 मेंबर है तो उसको 225 मेंबर है, 250 का नीचे है, इसके लिए वही यही रूल लागू होगा। जब 300 250 के ऊपर जाता है उसके बाद नया रूल लागू हो सकता है। तो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। तो इसमें पार्ट 10(1)(a) में क्या क्या प्रावधान है, मैं वन बाय वन रूल्स लेते जाऊंगा। उसके बाद हमने एज ए महासेवा ने क्या क्या सजेशन ऑब्जेक्शन दिया वो भी मैं लूंगा। पहला रूल है 76A इलेक्शन रूल। तो आपको मालूम होगा 2014 में इलेक्ट हुआ था, उसमें A, B, C, D कैटेगरी ऑफ सोसाइटीज था। C एंड D कैटेगरी, C सोसाइटी मतलब जो 200 ऊपर 250 के ऊपर है वो C कैटेगरी सोसाइटी आता है। ये जो D कैटेगरी सोसाइटी पहला
200 था, अभी इसको 250 तक का किया है। तो लेस देन 250 किस तरह से होता है? इलेक्शन टू, देख लीजिए, इलेक्शन टू कमिटी ऑफ हाउसिंग सोसाइटी हैविंग लेस देन or up to 250 members. The special provisions of this part shall apply in respect of to committee of housing society having less than up to 250 members. जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, ये पूरी इलेक्शन जो 250 मेंबर का नीचे का जो सोसाइटी है उनके लिए लागू है। 76B क्या बताता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर टू कंडक्ट इलेक्शन। ये महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारा सजेशन ऑब्जेक्शन आया हुआ है और लगभग 165 सजेशन में लगभग आपको आश्चर्य होगा 140 के ऊपर जो सजेशन ऑब्जेक्शन है इसी के ऊपर है। तो इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया, द रिटर्निंग ऑफिसर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कमिटी ऑफ हाउसिंग सोसाइटी हैविंग लेस देन or up to 250 members from the panel of returning officer approved by state cooperative election authority and by the divisional joint registrar before 60 days of expiry of the tenure of the existing and communicate the same to the registrar, and if the returning officer is not appointed within the specified period, communicate the non-appointment of returning officer before 3 days of the expiry of the tenure of the existing committee. अभी ये रूल को थोड़ा सा और अच्छे तरह से समझने का कोशिश करेंगे। 76B क्या बताता है? 76B बताता है कि आपको सोसाइटी को एक इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना है। वो कब अपॉइंट करना है? 60 दिन के पहले। मान लीजिए आपका सोसाइटी का कमिटी का टर्म खत्म होता है 31 मार्च 2020, वो 60 दिन के पहले, मतलब लगभग जनवरी का आखिर तक आपको इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना है। ये इलेक्शन अपॉइंट कौन करेगा? मैनेजिंग कमिटी करेगी। मैनेजिंग कमिटी अपॉइंटमेंट बाय द सोसाइटी हैविंग लेस देन, तो ये मैनेजिंग कमिटी अपॉइंट करेगी। मैनेजिंग कमिटी किससे अपॉइंट करेगी? फ्रॉम द पैनल ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी अप्रूव किया हुआ जो इलेक्शन ऑफिसर है उनका लिस्ट में से ही इलेक्ट करेगा, और इसका जो लिस्ट है डिवीजन वाइज मेंटेन किया जाएगा। और यदि मान लीजिए सोसाइटी ने 60 डेज के अंदर अपॉइंट नहीं कर पाया या उनको कोई भी इलेक्शन ऑफिसर नहीं मिलता है, तो फिर 53 डेज के पहले, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 53 डेज ऑफ द टेन्योर ऑफ रजिस्ट्रिंग कमिटी, 60 दिन के अंदर अपॉइंट करना है। नहीं किया तो आप इमीडिएटली 53 डेज के पहले आपको उधर का रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना है। यदि आपने अपॉइंटमेंट किया, मान लो इलेक्शन ऑफिसर को भी अपॉइंट किया, वो भी आपको रजिस्ट्रार को कम्युनिकेट करना है। इस तरह से बहुत सारा जिम्मेदारी इधर दिया। अभी इधर 145 लगभग फेडरेशन ने, सोसाइटी ने ऑब्जेक्शन लिया, उसमें महासेवा ने भी इसमें ऑब्जेक्शन लिया है। वो क्या ऑब्जेक्शन है? आपने जब एक्ट बनाया ये बताया गया था कि 250 मेंबर्स का पहले नीचे का सोसाइटी का जो इलेक्शन है सोसाइटी खुद करेगी। यदि सोसाइटी खुद करती है तो ये रिटर्निंग ऑफिसर भी सोसाइटी को सिलेक्ट करने दो। सिलेक्ट किसको करने दो? यदि सोसाइटी का मेंबर को करना है तो सोसाइटी का मेंबर को करेंगे, यदि एक एडवोकेट को देना है तो एडवोकेट को देंगे, यदि पैनल मेंटेन करता है तो पैनल में देंगे। इसका मतलब ये नहीं ओनली फ्रॉम द पैनल यू टेक, यू मे टेक फ्रॉम एनीवेयर। इस तरह से सजेशन ऑब्जेक्शन आया हुआ है। अभी इसमें जो मैं बताऊं, ये इसी को लेकर बहुत सारा शंका गवर्नमेंट में छाया हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि पूरी इलेक्शन का जो ऑफिसर है वो सोसाइटी का मेंबर हो, लेकिन सजेशन ऑब्जेक्शन में ये है कि सोसाइटी का मेंबर ही हो। तो इस तरह से अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन ऑफिसर इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोविजन अंडर 76B, और इसके ऊपर थोड़ा सा शंका गवर्नमेंट के पास है, इसके लिए अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर सोच रही है। 76B में आगे जाते हैं। इसमें प्रोविजो दिया है। प्रोविजो क्या दिया है? प्रोवाइडेड दैट नो मेंबर, ऑडिटर और एम्प्लॉय ऑफ सच सोसाइटी शैल बी अपॉइंटेड एज ए रिटर्निंग ऑफिसर फॉर कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द कमिटी। इधर जो प्रोवाइडेड दैट नो मेंबर, ये वर्ड नो मेंबर उसको हटाने के लिए बहुत सारा सजेशन ऑब्जेक्शन आया है, क्योंकि मेंबर ऑफ द सोसाइटी जो कंटेस्ट नहीं करता है, जो पहले का बायलॉस में 1984 का बायलॉस या 2001 का बायलॉस में इलेक्शन कौन करता था? सोसाइटी करता था, उधर इलेक्शन रूल था।
उसी इलेक्शन रूल के हिसाब से इलेक्शन हो। इस सोसाइटी का मेंबर जो कंटेस्ट नहीं करता है या प्रपोज एंड सेकंड नहीं करता है, उसको आप जो है इलेक्शन ऑफिसर करके अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा सजेशन ऑब्जेक्शन आया है। इसी 76B में बहुत सारा दिक्कत ही है। उसके बाद आता है हमारा प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द कमिटी ऑफ द सोसाइटी फेल्स टू अपॉइंट रिटर्निंग ऑफिसर देन द रजिस्ट्रार विल अपॉइंट। हाँ, इधर हम मान्य करते हैं, यदि मान लो सोसाइटी ने कोई इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट नहीं किया, फिर क्या कर सकता है, रजिस्ट्रार जो है वो अपना पैनल में से इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर सकता है। अभी मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि फ्रॉम द पैनल ओनली सोसाइटी शुड अपॉइंट। उनका ये बोलना है, यदि इलेक्शन में कोई हेराफेरी होती है, इलेक्शन में कोई बायस होता है, फ्री एंड फेयर होने के लिए इलेक्शन ऑफिसर जिसका हमने ट्रेनिंग दिया है, जिसको हमने अथॉरिटी दिया, वही करता है, तो उसके ऊपर हम एक्शन ले पाएंगे। यदि सोसाइटी का मेंबर ने इलेक्शन किया, उसमें कोई लोचा होता है, तो अननेसेसरी डिस्प्यूट जो है वो कोऑपरेटिव कोर्ट में जाएगा, रजिस्ट्रार के पास जाएगा, इलेक्शन का काम सही नहीं होगा, कमिटी का इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं होगा। ये एक शंका जो है गवर्नमेंट का मन में है, इसके लिए अभी इसके ऊपर क्लैरिटी वो नहीं दे पाया। हालांकि ड्राफ्ट रूल्स में ये बताया गया कि इलेक्शन विल बी डन बाय द पैनल इलेक्शन ऑफिसर ओनली। 76C में आता है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्शन रूल। अभी इलेक्शन रूल कौन बनाएगा, ये महत्वपूर्ण है कि इलेक्शन रूल जो प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स है वो सोसाइटी बनाएगी, मतलब मैनेजिंग कमेटी बनाएगी। वो 60 डेज के पहले, इलेक्शन का 60 डेज के पहले बनाएगी। एंड वो जब इलेक्शन ड्यू है उसका ईयर को लेकर, बिफोर द इलेक्शन इन द ईयर इन विच द इलेक्शन ऑफ द सोसाइटी ड्यू टू बी हेल्ड, मतलब जब इलेक्शन होने वाला है उसका 4 दिन पहले तो प्रोविजनल लिस्ट जो है सोसाइटी प्रिपेयर करेगी। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स शैल कंप्राइज ऑफ ऑल मेंबर्स of the date of the publication of the provisional list as per the register of members maintained in form I। ये महत्वपूर्ण है, लिस्ट ऑफ मेंबर्स इन J फॉर्म। तो जब प्रोविजनल लिस्ट बनेगा, प्रोविजनल लिस्ट शैल कंप्राइज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द प्रोविजनल लिस्ट। जिस दिन आप पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट करते हो, मान लो इलेक्शन आपका 1 अप्रैल में होने वाला है, 60 दिन के पहले मान लो 28 ऑफ जनवरी आप या 29 ऑफ जनवरी प्रोविजनल लिस्ट बनाते हो, उस दिन जिसका जिसका नाम आई फॉर्म में है, J फॉर्म में है, मतलब मेंबर्स का लिस्ट में है, उनको आपको एडमिट करना है। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स शैल कंटेन द सरनेम, तो उसको एक फॉर्मेट दिया है ताकि उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। नहीं तो एक का वोटर लिस्ट आगे लिखा है नीचे लिखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर्स शैल कंटेन द सरनेम पहला आएगा, फिर नेम आएगा, फिर फादर और हस्बैंड नेम आएगा, एज आएगा, जेंडर आएगा, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ही जो है लिस्ट बनाया जाएगा। इट विल नॉट बी एज पर द फ्लैट नंबर, इट विल बी एज पर द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद एड्रेस। एड्रेस क्यों चाहिए, क्योंकि फ्लैट नंबर क्या है उनका एड्रेस के साथ रहेगा एज पर द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन फॉर्म E3। फॉर्म E3 में एक फॉर्मेट दिया है, तो इलेक्शन रूल में उसी फॉर्मेट में आपको प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर बनाना है। ये प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर कौन बनाएगा, वो मैनेजिंग कमिटी बनाएगा। तो एज ए वोटर विद सच अदर प्रोड्यूस एज मे बी नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द मेंबर्स, मेंबर को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑफकोर्स उसका जिस दिन इलेक्शन होगा वो अपना इलेक्शन वोटर ID कार्ड वगैरह या आपका आधार कार्ड या रेशन कार्ड तो आज नहीं आता है, पैन कार्ड वगैरह लेके आ सकते हैं, मगर उनका नाम इसी तरह से होना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं 76D होने के बाद 76E। 76E बोलता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन टू द प्रोविजनल मेंबर। के इलेक्शन में हमेशा आता है वोटर्स। आप इलेक्शन देखते हैं, असेंबली इलेक्शन देखते हैं, कॉर्पोरेशन इलेक्शन देते हैं, वोटर लिस्ट बनाना ये बहुत बड़ा काम है। तो इसके लिए तो प्रोविजनल लिस्ट जो सोसाइटी बनाती है, उसके बाद सजेशन एंड ऑब्जेक्शन आता है। सजेशन ऑब्जेक्शन के लिए कम से कम 10 दिन का टाइम भी दिया जाएगा। तो इधर देखते हैं कि उसमें क्या लिखा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द गवर्नमेंट वांट्स टू से। द सेक्रेटरी ऑफ सच सोसाइटी or the authorized officer appointed by the registrar in case where superseded। जहां कमिटी नहीं है उधर ऑथराइज ऑफिसर रहेगा, जहां कमिटी है उधर सेक्रेटरी रहेगा।
और सेक्रेटरी नहीं है तो जो ऑथराइज ऑफिसर कमिटी ने किसी को अथॉरिटी दिया होगा, सेक्रेटरी ने रिजाइन किया तो चेयरमैन, where the committee such publish the provisional list of voter on the notice board of the society and office of the registrar, and may also make available the same to the members through written notice with acknowledgement or by electronic mode. ये क्या बताना चाहता है? 60 दिन के पहले आपको इलेक्शन का प्रोविजनल लिस्ट वोटर बनाना है, वोटर का लिस्ट बनाना है 60 दिन पहले, और जैसे ही प्रोविजनल लिस्ट बनाते हो आपको इसका एक कॉपी रजिस्ट्रार को देना है, उसके बाद आपको नोटिस बोर्ड में डालना है। महत्वपूर्ण ये है मेंबर को भी ये सर्कुलेट करना है, उसका एक्नॉलेजमेंट लेना है। यदि इलेक्ट्रॉनिक मोड आपको पता है, जो व्हाट्सएप है या आपका ईमेल है, आप इसमें भी आप भेज सकते हो, या वेबसाइट, बहुत सारा सोसाइटी के पास वेबसाइट है, आप वेबसाइट में भी इसको डाल सकते हैं। तो वेबसाइट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए नोटिस बोर्ड। इस तरह से सेक्रेटरी, सोसाइटी का सेक्रेटरी का दायित्व बनता है वोटर लिस्ट बनाना, वोटर लिस्ट सरनेम, नेम, एंड उसके बाद आपका फादर और हस्बैंड्स नेम और अल्फाबेटिकली वाइस ये बनाना है, और ये 60 दिन के पहले बनेगा और एज पर द आई फॉर्म जे फॉर्म रजिस्टर से हिसाब से बनेगा। अभी इसमें सब सेक्शन 2 में जाते हैं, सब रूल 2 76E में, व्हेन एनी प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर इज पब्लिश्ड, मान लीजिए ये इस वोटर इज पब्लिश्ड फॉर इनवाइटिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, then omission or error in respect of the name, address or any other particular in the list, the same may be brought to the notice of the returning officer or society in writing by member, associate member, joint member, provisional member of the society concerned during the office hour within 10 days from the date of publication of the provisional list of voter. जरा आप समझने का कोशिश करिए, जैसे ही एक प्रोविजनल लिस्ट बनता है 60 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 60 दिन के पहले आप प्रोविजनल लिस्ट बनाते हो और बनाने का वो 10 दिन के अंदर आपको सजेशन ऑब्जेक्शन देना है। आपका नाम में गलत हुआ है, फ्लैट नंबर में गलत हुआ है, एड्रेस में गलत हुआ है, शेयर सर्टिफिकेट नंबर में गलत हुआ है, या आपका कोई भी चीज में गलत हुआ है, या आपको एसोसिएट मेंबर की जगह में मेंबर बनाया, मेंबर की जगह एसोसिएट मेंबर बनाया, या ज्वाइंट मेंबर एंड प्रोविजनल मेंबर। आपको पता होगा देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेंबर नाउ, और चारों टाइप ऑफ मेंबर को वोटिंग राइट है। एक मेंबर है, और दूसरा एसोसिएट मेंबर है, फिर ज्वाइंट मेंबर है, प्रोविजनल मेंबर है। तो ये चारों प्रकार का मेंबर का भी लिस्ट में नाम रहेगा, उसका क्लासिफिकेशन रहेगा। तो इस तरह से तो जो चीज है तो आपको दिखाई देगा। तो इसके लिए मेंबर, एसोसिएट मेंबर, ज्वाइंट मेंबर और प्रोविजनल मेंबर ऑफ द सोसाइटी कंसर्न ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स 10 दिन के पहले आपको कोई भी सजेशन ऑब्जेक्शन है तो आपको देना है। सब रूल 3 में जाते हैं, एवरी क्लेम, ऑब्जेक्शन और करेक्शन शैल बी प्रीफर्ड इन राइटिंग एंड स्टेट द क्लेम इज बेस्ड और द ऑब्जेक्शंस आर रेज्ड एज द केस में बी। देखिए, जब भी आप कोई सजेशन देते हो अपना वोटर लिस्ट में, आपको महत्वपूर्ण है आपको इसके बारे में राइटिंग में सेक्रेटरी को लिखना है, ऑथराइज ऑफिसर को लिखा है, यदि सेक्रेटरी नहीं है तो, या जो मैनेजिंग कमेटी है उनको। आप किस तरह से, कोई ग्राउंड है, आपका सरनेम में गलत हुआ है, आपका नाम में गलत हुआ है, फ्लैट नंबर में गलत हुआ है, या आपका नाम ही वोटर लिस्ट इन स्पाइट ऑफ यू आर एडमिटेड एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो आपको एक ग्राउंड के साथ देना चाहिए आप सजेशन ऑब्जेक्शन किस तरह से करते हो। यदि वोटर लिस्ट का नाम भी ऊपर नीचे हुआ होगा, अल्फाबेटिकली नहीं लिखा होगा, वो भी आप सजेशन ऑब्जेक्शन में दे सकते हो। उसके बाद देखिए, द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी शैल आफ्टर मेकिंग सच रिक्वायरी। अभी देखिए, सजेशन ऑब्जेक्शन कौन लेगा? वोटर लिस्ट कौन बनाता है? वोटर लिस्ट बनाता है, प्रोविजनल लिस्ट बनाता है मैनेजिंग कमेटी, लेकिन फाइनल वोटर लिस्ट कौन बनाता है? रिटर्निंग ऑफिसर। इसके लिए आप सजेशन ऑब्जेक्शन जब देंगे, ये रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे, और मे बी यू कैन मार्क ए कॉपी टू द कमिटी। द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी अपॉइंट करेगी या रजिस्ट्रार अपॉइंट करेगा, shall after making such inquiry as deemed necessary in this behalf consider such claims, objections or corrections and give his decision thereon in writing to the persons concerned within 10 days from the last date of receiving the claims। इसका मतलब और 10 दिन के अंदर, 10 दिन का मुदत दिया जाता है एक सोसाइटी का मेंबर को सजे ऑब्जेक्शन देने का। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर को और 10 दिन का मुदत दिया जाता है। वो 10 दिन के अंदर उन्होंने, इलेक्शन ऑफिसर ने बुक्स ऑफ अकाउंट देखना चाहिए, कमिटी के साथ चर्चा करना चाहिए, और उसके बाद जो भी ग्राउंड्स दिया उसको इवैल्यूएट करते हुए, क्या उनका नाम में कोई करेक्शन है, वोटर लिस्ट में नाम नहीं डाला है तो डालना है। ये पूरी चीज जो है अपना
रिटर्निंग ऑफिसर को करना है. रिटर्निंग ऑफिसर विल प्रिपेयर द फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर and final list of voters shall be published within the period of 10 days from the last date of receiving the objection. उसका भी फॉर्म 3-1 दिया है. वो 3-1 फॉर्म के हिसाब से जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर बनाएगा. मतलब अभी आपको रजिस्ट्रार के पास नहीं जाना है. पहला क्या होता था, रिटर्निंग ऑफिसर भी रजिस्ट्रार अपॉइंट करता था, उसके पहला प्रोविजनल लिस्ट देना था और फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर रजिस्ट्रार करता था. इसमें बहुत सारा टाइम जाता था. आज पूरी चीज जो है कमिटी ने प्रोविजनल लिस्ट बनाना है और फाइनल लिस्ट रिटर्निंग ऑफिसर को करना है. रिटर्निंग ऑफिसर भी सोसाइटी अपॉइंट करेगी. वो पैनल ऑफ ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करता है वैसे पैनल ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर से आज के तारीख में अपॉइंट करना है. आगे जाकर जब फाइनल वोटर्स फाइनल रूल्स आएगा हो सकता है सोसाइटी का मेंबर को भी ये दायित्व दे सकते हैं. बट एज ऑन टुडे it is the managing committee who will appoint the returning officer from the panel of returning officers. उसके बाद लिस्ट ऑफ वोटर बनाएगा. वो 10 दिन के अंदर बनाएगा फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ द क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन. और वो फॉर्म नंबर E31 में का हिसाब से रहेगा. लिस्ट हैज फाइनलाइज्ड बाय द रिटर्निंग ऑफिसर डिसाइड द ऑल द क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन. पूरी तरह से वोटर लिस्ट का फाइनल किया जाएगा. अभी सवाल ये उठता है, मान लो रिटर्निंग ऑफिसर सोसाइटी ने अपॉइंट किया और सोसाइटी ने रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया तो रिटर्निंग ऑफिसर भी गलती कर सकता है, सजे ऑब्जेक्शन. तो फिर सवाल ये आता है, वो जो मेंबर है जिनका नाम रिटर्निंग ऑफिसर ने भी अपना लिस्ट में डाला नहीं, उसका सजे ऑब्जेक्शन नहीं लिया, वो क्या किया जाए. इसके लिए हमारा एसोसिएशन ने, महासेवा ने एक ऐसा सजेशन दिया है, इधर रजिस्ट्रार के पास यदि मैंने सजेशन ऑब्जेक्शन देने के बाद भी यदि सोसाइटी ने या रिटर्निंग ऑफिसर ने मेरा नाम नहीं डाला इन द वोटर लिस्ट, फिर मैं रजिस्ट्रार को जाके कंप्लेंट करना चाहिए. उसके लिए 10 दिन का मुद्दत देना चाहिए. इस तरह से हमारा सजेशन ऑब्जेक्शन गया है. तारीख में वो किधर भी नहीं है कि यदि मान लो एक आधा आदमी कि वो अच्छा नहीं लगता है कमिटी को, उसको वोटिंग का राइट देना नहीं है, तो कुछ ना कुछ कारण से उनका नाम प्रोविजनल लिस्ट से हटा देते हैं. रिटर्निंग ऑफिसर को भी समझा देते हैं, भाई इसको तो तुम डिबार करो, नहीं तो वो इलेक्ट होके आएगा, हमको तकलीफ देगा. तो इस तरह से उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा सकता है. ऑफिसर और कमिटी एकजुट होते हैं तो वो रोकने के लिए हमारा सजेशन ये था कि इस टाइम में रजिस्ट्रार के पास भी हमें एप्लीकेशन डाल के यदि वोटर लिस्ट में हमारा नाम डालना है तो वो सुविधा होना चाहिए. इस तरह के सजेशन ऑब्जेक्शन हमारा आया है. तो अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या सोचेगी वो देखना है. उसके बाद द कॉपीज ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर्स शैल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द सोसाइटी एंड ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार विद इन ए पीरियड ऑफ 2 days आफ्टर इट्स प्रिपरेशन. मतलब 60 दिन के पहले रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट होगा, प्रोविजनल लिस्ट डिक्लेयर होगा, 10 दिन का सजे ऑब्जेक्शन का मुद्दत मिलेगा. उसके बाद 10 दिन के अंदर फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर इलेक्शन ऑफिसर बनाएगा. 76F ये बताता है कि 76F ये बताता है रिटर्न कंसेंट रिगार्डिंग द वोटिंग राइट. देखिए ये महत्वपूर्ण है. अभी रिटर्न कंसेंट 2 आदमी से रिटर्न कंसेंट लगने वाला है. एनी मेंबर ऑफ द सोसाइटी सबमिट द कंसेंट रिगार्डिंग वोटिंग राइट टू एसोसिएट मेंबर. देखिए आज के तारीख में आपको पता है एसोसिएट मेंबर का नाम शेयर सर्टिफिकेट में होना जरूरी नहीं है. एसोसिएट मेंबर कोई भी बन सकता है जिसमें 12 टाइप ऑफ रिलेटिव्स का जिक्र किया है. हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, नेफ्यू नीस और इस तरह से सन एंड चिल्ड्रन. तो इस तरह से जब ये रिलेशन आपको दिया है सन और डॉटर, तो जब इस तरह का आपको रिलेशन दिया है उसी रिलेटिव को आपको एसओई मेंबर बना सकता है. एक बार एसओई मेंबर बनाते हैं उसको वोटिंग राइट है. एक बार वोटिंग राइट है तो वो इलेक्शन में भी खड़ा हो सकता है, इलेक्शन में खड़ा होकर ऑफिस बेरर भी बन सकता है. तो इसके लिए any member of the society shall submit a consent regarding transfer his voting right to associate member or joint member if any in writing to the returning officer within a period of 10 days. जैसे ही प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वोटर पब्लिश होता है उसमें मेंबर, जॉइंट मेंबर और प्रोविजनल मेंबर का ही लिस्ट पब्लिश होगा. यदि उनको एसोसिएट मेंबर को अपॉइंट करना है, ये 10 दिन के अंदर वो मेंबर एसोसिएट मेंबर को अपॉइंट कर सकता है, एक अथॉरिटी लेटर दे सकता है. वो अथॉरिटी लेटर के साथ मेंबर के जगह में एसोसिएट मेंबर वोट करेगा. इस तरह का 10 दिन के अंदर वो आपको रिटर्निंग ऑफिसर को देना है. तब रिटर्निंग ऑफिसर एसोसिएट मेंबर या जॉइंट मेंबर को वोटिंग का अधिकार.
76F में देखिए, इन केस ऑफ ए कंपनी, कई बार कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, बॉडी, कॉर्पोरेट, लोकल अथॉरिटी या एसोसिएटेड पर्सन्स, लीगल बॉडी, ये जो मेंबर बन सकता है, वो तो मेंबर लीगल बॉडी जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ह्यूमन बीइंग तो है ही नहीं है। उसका जो अपॉइंटमेंट है थ्रू द रेजोल्यूशन और ऑथराइज्ड डायरेक्शन, कोई भी पार्टनर और एनी और पर्सन may be appointed as the to contest the election, उसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। वो रिप्रेजेंटेशन मतलब अथॉरिटी लेटर। एक अथॉरिटी लेटर के हिसाब से एक रेजोल्यूशन पास करके आप कोई भी आदमी को अपॉइंट कर सकते हैं। वो भी जो है, जैसा मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, तो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड विल हैव टू पास ए रेजोल्यूशन, एक अथॉरिटी लेटर बना के रिटर्निंग ऑफिसर को देना पड़ेगा कि हमारा तरफ से, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मिस्टर सो एंड सो विल वोट। तो इस तरह से उनका वोटिंग का अधिकार भी तो वो दिखाई देगा फाइनल वोटर लिस्ट होने के पहले। अभी आ जाता है 76G, ये महत्वपूर्ण प्रोविजन है। जैसा कि मैंने कंडक्ट ऑफ इलेक्शन किया, उसके बाद अभी कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्शन 76G में आते हैं। 76G में क्या बताता है? Notwithstanding contained in any bylaws, every society seats of the committee shall be reserved as per the provision of 70B and 73C। इसका मतलब ये है, जो भी बायलॉज में है या अलग चीज में है, जो आपको इलेक्शन में वुमेन 73B है या 73 जो रिजर्व कैटेगरी है वो रहेगा। यदि कोई उस टाइम में कंटेस्ट करना चाहता है, उनका सीट आबादित रहेगा, वो रहेगा, तो उन लोग कंटेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी शैल बी हेल्ड इन ए स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग। अभी देखिए, इधर हमने बहुत सारा ऑब्जेक्शन लिया है। इधर ये बोलना है कि 250 मेंबर का सोसाइटी का इलेक्शन जनरल बॉडी में होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये सही है, क्योंकि महासेवा ने इसके ऊपर स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया है। जब आप बोलते हैं कि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर होना चाहिए, आप जनरल बॉडी में कैसे इलेक्शन ले सकते हो? और जनरल बॉडी में जो आता है और इलेक्शन उसी दिन, रिट्रीट ऑफ द नॉमिनेशन, फिर स्क्रूटिनी ऑफ द नॉमिनेशन, फिर डिक्लेयरिंग द वोट कैंडिडेट्स, फिर उसका पूरी चीज आप एक ही दिन करते हो, ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमने इधर स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन लिया है। Election of the members of the committee shall be held in the special general body meeting convened by the returning officer for this purpose, and no other business except election shall be kept on the agenda of the society। ये हमने स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन लिया है। आप ऐसे चीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये गलत होगा। क्योंकि यदि जनरल बॉडी में आप इलेक्शन करते हो, मान लीजिए 250 मेंबर का सोसाइटी में 150 लोग आए, तो ये बहुत बड़ा संख्या है, और उसका इलेक्शन करना, वोटर करना, बैलेट पेपर प्रिपेयर करना, फिर ये पूरी चीज ट्रांसपेरेंटली नहीं होगा। इसके लिए आपको एक इलेक्शन का प्रोग्राम, जिस तरह से पहले का इलेक्शन रूल जो बायलॉस में था, उसी तरह से लगभग 30 या 35 डेज का इलेक्शन का प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसा हमने सजेशन दिया है। शायद वो सजेशन एक्सेप्ट होगा, क्योंकि यदि आप पूरी इलेक्शन का प्रक्रिया, यदि कोई सोसाइटी है जिनको इलेक्शन जनरल बॉडी में लेना है, वो लेने दीजिए, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन फाइनल इलेक्शन होगा उस दिन उनको जनरल बॉडी लेने दीजिए, बाकी के लोगों को लेने दीजिए। मगर यदि कोई सोसाइटी चाहती है इलेक्शन पूरी तरह से बैलेट पेपर से हो, उसका पूरी नॉमिनेशन फॉर्म लेना, उसको स्क्रूटिनी करना, फिर वोटर लिस्ट को विड्रॉल करना, यदि हमारा कैंडिडेट नहीं लेता है तो मुझे रजिस्टर के जाके अपील करना, ये पूरी प्रावधान जब कायदे में दिया, उसी प्रकार का प्रावधान हमें रूल्स में भी दिखना चाहिए। इसके लिए हमने ऑब्जेक्शन लिया है। उसके बाद सब रूल 3 क्या बोलता है? रिटर्निंग ऑफिसर शैल फिक्स द नोटिस फॉर द स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ द नोटिस बोर्ड ऑफ द सोसाइटी ऑफिस ऑफ द रजिस्टर एटलीस्ट 14 days before the date fixed for the special general body meeting of the society. Such notice shall contain date of special general body meeting, time and venue, category wise members to be elected, time period of making nomination, उसके बाद देख लीजिए time period of publication of the list of nomination, time period of scrutiny of the nomination, time period for publication of list of valid nomination, time period within which the candidate may be withdrawn, time period of the publication list of contesting the candidate, time period for polling which shall be taken, the time for counting of votes and declaration of। मान लीजिए ये पूरी एजेंडा
A to K, मान लीजिए ये सब आप 11 आइटम एक ही दिन करते हो तो ये नामुमकिन है। और इसमें मान लो एक आधा नॉमिनेशन दिया, उसको स्क्रूटिनी करने के बाद उसको रिजेक्ट करता है, तो हम रजिस्टर के पास जाके अपील करने का अधिकार 152 ए में है। जब 152 ए में हमें ये अधिकार है अपील करने का, फिर वो अधिकार कैसा ये रूल छीन सकती है? इसके लिए हमारा सजेशन है, महासेवा का सजेशन है कि आप पूरी तरह से 30 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम बनाइए, ताकि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होगा और अच्छा हो। उसके बाद सब रूल 4 बताता है, द नोटिस ऑफ द स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग शैल बी सर्व्ड ऑन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी ऑन ऑफ द फॉलोइंग मीट्स। वो आप पर्सनल दे सकते हैं, रजिस्टर पोस्ट से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसा व्हाट्सएप या ईमेल में दे सकते हो। If the date of the special general body is to be postponed for any unforeseen reason, then the same shall be communicated by the returning officer to the taluka cooperative election officer, मतलब registrar, and notice to this regard shall be displayed on the notice board of the society। इसका मतलब यदि स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग पोस्टपोन करना है, मान लीजिए कोविड का सिचुएशन है, बारिश आया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई भी कारण से यदि पोस्टपोन करना है, रिटर्निंग ऑफिसर को इसके बारे में, रजिस्ट्रार को और इलेक्शन ऑफिसर, तालुका कोऑपरेटिव इलेक्शन ऑफिसर को बताना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो नोटिस बोर्ड में वगैरह देने के बाद ही वो पोस्टपोन कर पाएगा। और 76 जी सब रूल ये बता रहा है, द रिटर्निंग ऑफिसर शैल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, मतलब ये जनरल बॉडी जब होगा इसका रिटर्निंग ऑफिसर ही प्रिसाइड करेगा। रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स इन द रजिस्टर केप्ट फॉर द पर्पस, और वो रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर रखेगा, उधर अटेंडेंस लिया जाएगा। Returning officer shall record the members present at the commencement of the meeting in the register and cause all the members are present for the meeting to sign it, उनसे सिग्नेचर लिया जाएगा अटेंडेंस लिस्ट में। He shall not allow any other person to enter the place of the meeting except the person appointed to assist him, the officer of the society, the members of the society who are entitled to vote, and if required police officer if called। He shall not allow the discussion on any other subject। देखिए हमारा ये बताना है कि इलेक्शन जो मीटिंग है, नॉर्मली ये पॉलिटिकल मीटिंग होती है, इसमें दो दो ग्रुप होता है, उधर झगड़ा हो सकता है, इसके लिए एक ही दिन पूरी चीज नहीं रखना चाहिए, उसको 35 डेज का एक इलेक्शन प्रोग्राम बनाइए, जैसा पहले का हमारा बुक में था, बायलॉस में था, उस तरह से हमने सजेशन दिया। यदि जनरल बॉडी में करना है तो सिर्फ मेंबर ही रहेगा और उसका इलेक्शन का ये आ जाएगा। उसके बाद सब रूल 7 बताता है, रिटर्निंग ऑफिसर शैल अनाउंस द शेड्यूल ऑफ इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ stating the category wise members to be elected, time within which nomination paper has to be filled by the members, time when the nomination shall be taken up for the scrutiny, time for withdrawal, time at which the polling if required। मतलब ये पूरी चीज एक ही दिन करना ये नामुमकिन है। बड़ा सोसाइटी मतलब जहाँ 100-150 मेंबर है, ये बहुत मुश्किल होगा। जहाँ इलेक्शन 2-2 4 साल हुआ नहीं है, उधर इलेक्शन में तकलीफ होगा। इसके लिए हमने बताया कि 35 डेज का प्रोग्राम होना चाहिए। Every member of the committee and all the employees of the society and person related to conduct the working of the election shall be bound to extend all kind of help। मतलब कमिटी मेंबर को पूरी तरह से मदद करना चाहिए। सोसाइटी विल गिव ऑल द सपोर्ट टू द इलेक्शन ऑफिसर, ये तो सही चाहिए। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, देखिए जब भी एक नॉमिनेशन होता है उधर एक प्रपोजल होता है, सेकंड होता है, उसका इलेक्शन फॉर्म भी प्रिस्क्राइब किया है E5 विच शैल बी सप्लाइड, जो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। लेकिन इधर लिखा है जनरल बॉडी में दिया जाएगा, मैं ये बताता हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट पहले ही दिया जाएगा। यदि वो 35 डेज का इलेक्शन प्रोग्राम होता है तो भरने में भी आसान होगा। यदि आप स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग का ही इलेक्शन करते हो, उस दिन कई कारण से एक आदमी नहीं आ पाया, कोई भी इमरजेंसी से, फिर वो इलेक्शन फॉर्म नहीं भर पाएगा, फिर वो वोटिंग नहीं कर पाएगा, वो इलेक्ट होके नहीं आ पाएगा। ये जो मुश्किल है उसका राइट उस दिन वो एब्सेंट होने से आप उसका राइट छीन नहीं सकता है। इसके लिए इलेक्शन प्रोग्राम सही ढंग से होना चाहिए। Every nomination paper shall be signed by the 2 members whose names are included in the final list of voter. One member will be signing as a proposer and other will be seconding the nomination. The nomination paper shall also contain the declaration कि expressing his willingness to stand in the election। जो candidate होगा वो उसका भी willingness होना चाहिए। Nomination shall also find attached copy of the caste certificate। यदि मान लीजिए वो 73B में रिजर्व कैटेगरी में वो कंटेस्ट करता है तो फिर उसको वो कास्ट सर्टिफिकेट भी अटैच करना है। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर हु रिसीव्स द नॉमिनेशन पेपर शैल
enter upon the nomination paper its serial number, certify the date and time at which the nomination paper has been received by him, and shall immediately give the written acknowledgement for the receipt of the same. तो जब भी इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर आता है उसको रिटर्निंग ऑफिसर को एक्सेप्ट करना है और उसको एक्नॉलेजमेंट भी देना है. Returning officer shall at the close of the time fixed for the receipt of the nomination prepare a list of nomination received by him and declare it in the special general body meeting. तो ये जो है तो पूरी तरह से वो लिस्ट बनाएगा फिर उसको डिक्लेयर भी करेगा. नो पर्सन शैल बी नॉमिनेटेड एज कैंडिडेट. मान लीजिए यदि उसका नाम फाइनल लिस्ट ऑफ वोटर में नहीं आता है तो वो उसको नॉमिनेट कर नहीं सकते हो. उसी तरह से इफ इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द कमिटी, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आपको पता है इफ इज ए डिफॉल्टर, यदि उसको 3 के ऊपर बच्चे हैं, 3 या 3 के ऊपर बच्चे हैं, वो ट्विन नहीं होना चाहिए. तो यदि ऐसे कोई डिस्क्वालिफिकेशन है, डिफॉल्टर है, तो वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है. तो ऐसे कैंडिडेट को आपको निकालना है. यदि फाइनल लिस्ट उनका नाम नहीं है तो नहीं होगा. फिर आता है स्क्रूटिनी ऑफ द नॉमिनेशन. स्क्रूटिनी ऑफ द नॉमिनेशन कि द रिटर्निंग ऑफिसर शैल एट द अपॉइंटेड टाइम टेक अप द स्क्रूटिनी ऑफ द नॉमिनेशन पेपर. He shall examine the nomination paper and shall decide all the objections which may be made by the candidate or his proposer in respect of any nomination, may either on such objection or on his own motion after such summary inquiry, if any, as he thinks necessary, either accept or reject the nomination. देखिए रिटर्निंग ऑफिसर एक बार नॉमिनेशन फॉर्म स्क्रूटिनी करता है. यदि उसका नाम वोटर लिस्ट में है नहीं है, क्या वो डिफॉल्टर है कि नहीं, उसने कास्ट सर्टिफिकेट डाला कि नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का है कि नहीं, या उसको यदि डिफॉल्टर है, डिस्क्वालीफाइड है, यदि उसको 3 बच्चे है कोई देता है बताता है, तो ये सब चीज जो है, यदि उसको डिबार किया है क्या, ये पूरी चीज देखा जाएगा. और देखने के बाद यदि उसको रिजेक्ट करना है वो नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट करेगा. ये महत्वपूर्ण है. द रिटर्निंग ऑफिसर शैल रिजेक्ट एनी नॉमिनेशन पेपर ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी डिफेक्ट विच इज नॉट ऑफ ए मटेरियल कैरेक्टर सच एज स्पेलिंग मिस्टेक, क्लरिकल. उसके लिए वो करेक्ट वोटर लिस्ट नंबर, यदि ये छोटा छोटा टेक्निकल कारण से वो रिजेक्ट नहीं करेगा. लेकिन यदि मटेरियल कारण है, बहुत बड़ा कारण है, यदि डिफॉल्टर है, डिस्क्वालिफिकेशन जो कम अपना इसमें लिस्ट में है, उसी टाइम में उसको आप जो है रिजेक्ट कर सकते हैं. महत्वपूर्ण है. कोई कारण से वो रिजेक्ट करता है, अभी अपील किधर करेगा, वो अपील नहीं कर पाएगा. इसके लिए हमारा सुझाव ये है, कायदे में यदि नॉमिनेशन रिजेक्ट करता है 15 दिन का टाइम दिया है. जब कायदे में इतना बड़ा प्रावधान दिया है तो रूल उस अधिकार को नहीं ले सकते. इसलिए इधर कम से कम 15 दिन का मुदत देना पड़ेगा. इस तरह से महासेवा ने गवर्नमेंट को सजा ऑब्जेक्शन दिया और गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत विचार कर रही है. रिटर्निंग ऑफिसर शैल for reasons to be recorded in writing reject a nomination paper only on the following ground. क्या कारण होगा? If the nomination paper is not signed or filled, or if the candidate is disqualified to be elected under the act, rules and bylaws. मतलब यही 2 कारण से हो सकता है. The list of valid nominees as decided by the returning officer shall be declared in the special general body meeting after the scrutiny. एक बार स्क्रूटिनी हो जाता है उसके बाद वो डिक्लेयर किया जाएगा. देखिए विड्रॉल ऑफ द नॉमिनेशन, अभी आप अभी दे रहे हो और आधा घंटे के बाद विड्रॉल करोगे, ये तो सही नहीं है. फिर भी विड्रॉल के लिए कायदे में 15 दिन का टाइम दिया है. आपको ये बताना चाहिए कि विड्रॉल के लिए भी 15 दिन का टाइम देना चाहिए. एनी कैंडिडेट में विड्रॉ हिज कैंडिडेट बाय नोटिस इन राइटिंग सब्सक्राइब्ड बाय हिम एंड डिलीवर्ड टू द रिटर्निंग ऑफिसर इन फॉर्म E6. E6 एक फॉर्मेट दिया जिसके माध्यम से आप जो है विड्रॉल भी कर सकते हैं. रिटर्निंग ऑफिसर शैल प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ सच कैंडिडेट्स हु हैव विड्रॉन देयर कैंडिडेचर. ए नोटिस ऑफ विड्रॉल वंस अगेन शैल बी इररिवोकेबल. एक बार आपने विड्रॉ किया ये इररिवोकेबल होगा. प्रिपरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, मान ले रिटर्निंग ऑफिसर को फिर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बनाना है. रिटर्निंग ऑफिसर शैल प्रिपेयर डिक्लेयर द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन E7 फॉर्म. A list of candidates contesting whose nominations are in order and who have not withdrawn their candidature within the specified time for the notice board, वो notice board में डाला जाएगा. If any category which election is to be held, the number of candidates whose nominations have been declared valid does not exceed the number of candidates to be elected, the returning officer shall declare them as elected to the committee. मतलब अनअपोज्ड इलेक्शन भी हो सकता है. मान लीजिए हमें 5 कैंडिडेट चाहिए, 5 ही वोटर कैंडिडेट ने एप्लीकेशन डाला है, तो फिर दे विल बी ट्रीटेड एज अनअपोज्ड इलेक्टेड. पोल किस तरह से होगा ये भी पूरी तरह से बताया गया. इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट हुज वैलिड नॉमिनेशंस एक्सीड द नंबर ऑफ कैंडिडेट बी इलेक्टेड, मान लो कैंडिडेट ज्यादा है
और कैंडिडेट ज़्यादा है, द नंबर ऑफ इलेक्शन टू बी डन इज लेस। मान लो 10 हमें कैंडिडेट इलेक्ट करना है, लेकिन नॉमिनेशन 11 लोगों का आता है, 12 लोगों का आता है, हाँ फिर तो हमें वोटिंग करना ही पड़ेगा। वोटिंग में भी कंडक्ट बाय शो ऑफ हैंड्स। देखिए ये बहुत बड़ा दुविधा है इधर। आप वोटिंग शो ऑफ हैंड से कैसा कर सकते हो? इसके ऊपर हमने बहुत सारा ऑब्जेक्शन लिया है, क्योंकि मान लीजिए आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करते हो और शो ऑफ हैंड से आप जनरल बॉडी में इलेक्शन की बात कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ा अन्यायकारक है। ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। आदमी लोग दूसरे आदमी के ऊपर वोट हाथ ऊपर करना मेंशन लोग रखते हैं, दिमाग में रखते हैं, और इसके बाद हैरेसमेंट हो सकता है। इसके लिए इधर सीक्रेट बैलेट से ही होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। और फिफ्थ मेंबर ने प्रेजेंट इन द मीटिंग उन्होंने डिमांड करना चाहिए, उसके बाद ही सीक्रेट बैलेट होगा। ये सब गलत है। वो जब भी आप रूल बनाते हो, रूल अच्छी तरह से होना चाहिए। इसके लिए हमने बताया कि वोटिंग हैज टू बी इन सीक्रेट बैलेट ओनली, देयर कैन नॉट बी एनी अदर। द बैलेट पेपर शैल बेयर द सील ऑफ द सोसाइटी and the counterfoil shall bear the initial of returning officer। ये सही है। The name of the candidate in the ballot paper shall be arranged in the alphabetical order, surname first, और each voter shall apply with the authenticated ballot paper। हर मेंबर को एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। आप बताइए ये पूरी काम क्या एक ही दिन में हो सकता है? ये बहुत नामुमकिन है। 15-15 दिन का जब आप रिजेक्ट करता है तो आपको अपील करने का अधिकार है, तो फिर आप ये अधिकार कैसा ले सकते हो? उसके बाद 76M में ये बताया गया काउंटिंग ऑफ वोट्स। काउंटिंग कैसा जाएगा? द रिटर्निंग ऑफिसर shall start counting immediately after polling is completed as per the declared election program। Returning officer shall count the number of votes received by each candidate, number of invalid votes declared by the candidates. When equality of vote is found to in any candidate, either of the reserved category or unreserved seats, the additional one vote will be entitled any of the candidate to be declared elected. The determination of the person or persons to whom such additional votes shall be deemed to be given shall be made by lot to be drawn in the presence of returning officer, and the candidate who may desire to be present in such manner as returning officer may determine। इसका मतलब ये है, यदि टाई हो जाता है तो फिर किसी ना किसी को एक एक्स्ट्रा वोट देना पड़ेगा बाय लॉटरी सिस्टम। तो जो कैंडिडेट इलेक्ट होता है बताया जाएगा। द रिटर्निंग ऑफिसर शैल इमीडिएटली देयर आफ्टर रिकॉर्ड द प्रोसीडिंग्स किया, और उसका जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है उसके लिए फॉर्म E17 दिया गया। वो विद इन 7 days ऑफ द स्पेशल बोर्ड मीटिंग रजिस्ट्रार को दिया जाएगा, और उसके बाद उस कमिटी इलेक्ट हो जाता है। इस तरह से कस्टडी ऑफ द वोटिंग पेपर, जो वोटिंग पेपर है वो 3 महीने तक जो इलेक्शन ऑफिसर है वो या सेक्रेटरी जो है वो लॉक एंड सील में रखेगा, और जब तक डिस्प्यूट यदि है, वो जब तक डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता है तब तक रहेगा। यदि डिस्प्यूट नहीं है 3 महीने तक जाएगा, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मीटिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, उसके बाद आपको पता है एक बार सोसाइटी का कमिटी इलेक्ट होती है, उसका इलेक्शन भी होना चाहिए। द रिटर्निंग ऑफिसर, यही जवाबदारी रिटर्निंग ऑफिसर को दिया। रिटर्निंग ऑफिसर शैल कंडक्ट द मीटिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन ऑफ द ऑफिस बेरर्स। जो इलेक्शन ऑफ द ऑफिस बेरर करने के लिए एक नोटिस भी निकाला जाएगा। एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट, एक 7 दिन के पहले ही नोटिस दिया जाएगा, और उस हिसाब से द नंबर ऑफ द ऑफिसर टू बी इलेक्टेड, डेट, प्लेस ऑफ द मीटिंग दिया जाएगा, और वो भी रिटर्निंग ऑफिसर ही करेगा। द बिजनेस ट्रांजेक्शन दिस मीटिंग शैल बी रिकॉर्ड इन द मिनट्स बुक ऑफ द सोसाइटी एंड सेम शैल बी कम्युनिकेटेड टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को ये बताया जाएगा। उसके अलावा अदर प्रोविजंस दिया गया इन एडिशन टू द प्रोविजन जो एग्जिस्टिंग रूल्स है, जिसमें इलेक्शन रूल 5, इलेक्शन 13 to 17, 22, 23, 32, 34, 65, 67 to 74, 78 to 86, ये पूरी चीज जो है कि रूल जहां इलेक्शन विल बी डन फ्रीली एंड फेयरली, ये पूरा रह जाएगा और ये सब रहेगा। उसी तरह से प्रोविजंस ऑफ द रूल ऑफ दिस शैल नॉट अप्लाई। कुछ रूल्स जो है जो सिर्फ बैंक्स एंड शुगर फैक्ट्रीज या दूसरे टाइप ऑफ सोसाइटी के लिए लागू है, दैट इज AB और C टाइप सोसाइटी को लागू है, ये लागू नहीं रहेगा। इस तरह इलेक्शन रूल जो है अप टू 76P तक इलेक्शन रूल है। तो इस तरह से इलेक्शन रूल जो है बताया गया। तो
इलेक्शन रूल 76A से लेकर एंटायर 76A से लेकर 76P तक दिया गया। सो विद दिस मेरा जो डिस्कशन 1 घंटे का जो था ड्राफ्ट रूल्स के ऊपर, ये हो गया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि इलेक्शन में अभी मान लीजिए आगे जाके जो रजिस्ट्रार ने अभी जो हमारा खास करके अभी मैं आगे आता हूं, आपको लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी अभी एक ऑर्डिनेंस निकाला है। ये ऑर्डिनेंस निकाला एग्जैक्टली 1 महीने के पहले 10 जुलाई 2020 को। ये ऑर्डिनेंस क्या महाराष्ट्र ऑर्डिनेंस 12 ऑफ 2020 एन ऑर्डिनेंस फर्दर टू अमेंड द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। तो ये ऑर्डिनेंस क्या बताता है? ये ऑर्डिनेंस ये बता रहा है कि इन सेक्शन 73 ए, सेक्शन 73 ए मतलब कौन सा है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी। उसमें क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट, यदि इलेक्शन नहीं होता है, प्रोवाइडेड दैट इफ द इलेक्शन टू द कमिटी ऑफ द सोसाइटी कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द रीजंस नॉट एट्रीब्यूटेड टू द मैनेजिंग मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटी। मान लीजिए मैनेजिंग कमिटी ने अपने कारण की वजह से उन्होंने यदि इलेक्शन नहीं कर पाए, नॉट बिकॉज ऑफ द मैनेजिंग कमिटी फॉल्ट बट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजंस लाइक एक्सटेंशन ऑफ द कमिटी है या बिकॉज ऑफ द कोविड, द एग्जिस्टिंग कमिटी ऑफ द शैल बी डीम्ड टू हैव कंटिन्यूड टिल द न्यू कमिटी इज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड। देखिए 73A पहला बताता था इलेक्शन विल बी डन ओनली फॉर 5 years। 5 years के बाद आपका कमिटी जो है कंटिन्यू नहीं होगा, इस तरह से पहले का प्रावधान था। लेकिन अभी कोविड आने के बाद बार बार गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया कि आपका जो कमिटी है जब तक नया इलेक्शन नहीं होगा वो कंटिन्यू होगा। मगर क्या वो कायदे में ऐसा प्रावधान था? बिल्कुल वो प्रावधान नहीं था। तो ये कायदे में प्रावधान लाना जरूरी था। इसके लिए गवर्नमेंट को जब उसका गलती मालूम पड़ा तो उन्होंने 73A में एक अमेंडमेंट लाया बाय वे ऑफ ऑर्डिनेंस 10 जुलाई 2020। वो ऑर्डिनेंस ये बताता है यदि कोई भी इलेक्शन सोसाइटी का गलती के वजह से यदि नहीं है, लेकिन वो दूसरे कारण से पोस्टपोन करना पड़ रहा है जो कमिटी के कारण से नहीं है, उस टाइम में जो कमिटी है, जो एग्जिस्टिंग कमिटी है, जब तक नया कमिटी इलेक्ट नहीं होती है वो कंटिन्यू करेगा, इस तरह से बताया गया। उसके बाद दूसरा जो अमेंडमेंट किया है ऑर्डिनेंस के माध्यम से वो 10 जुलाई 2020 को 73CB, ये जो है कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्शन, इसमें क्या बताया गया? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट where a election of the committee of any society which was due but has not been conducted before the date of commencement of this ordinance, then election of the committee of such shall be conducted। मान लो ये 2020 का जो ऑर्डिनेंस आया इसके पहले करना था लेकिन नहीं किया, इलेक्शन इज नॉट बीन डन, इन दैट केस 6 महीने के बाद विदिन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सच ऑर्डिनेंस ये इलेक्शन कर सकते हैं। मतलब इलेक्शन करना है तो 6 महीने का आपको मुदत मिलेगा। और जहां मान लो इलेक्शन इज एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट, अभी आपको पता है अभी तो ऑर्डिनेंस आया है लेकिन 17 सितंबर 2020 तक अभी ऑलरेडी एक्सटेंड हुआ है। 17 सितंबर 2020 के बाद और 6 महीने का टाइम मिलेगा आपको इलेक्शन। इस तरह से 17 मार्च 2021 तक आप इलेक्शन कर सकते हो और तब तक आपका कमिटी कंटिन्यू रहेगा। इस तरह से ये 2 अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में लाया गया। तो विद दिस मुझे लगता है कि मेरा डिस्कशन मैं इधर स्टॉप करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच।